31 हेलो दोस्तों। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि सिया जयपुर पहुंच चुकी है, जिसे लेने के लिए अर्जुन और अभय दोनों ही एयरपोर्ट पहुंचते हैं। दोनों ने ही लंच के लिए सिल्वर स्पून होटल में रूम बुक किया था। अब आगे सभी अभय की कार में बैठकर होटल के लिए निकल पड़ते हैं। अभय बार बार सिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन सिया अर्जुन से नेहा के बारे में बात करना चाहती थी, इसलिए वह कार में पीछे अर्जुन के साथ बैठी और उससे बात कर रही थी। इस वजह से अभय को अर्जुन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जल्द ही वे लोग सिल्वर स्पून होटल पहुंच जाते हैं। होटल के अंदर की सजावट देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सिया भी होटल की सजावट देखकर बहुत खुश थी। वह बोलती है, मैंने इस होटल का बहुत नाम सुना था, सच में यह होटल बहुत ही आलीशान है। अभय मुस्कुराते हुए कहता है, सिया, मैं तुम्हें सबसे शानदार होटल के अलावा और किसी होटल में कैसे लंच करा सकता हूं। फिर वह अर्जुन को नफरत से देखते हुए कहता है, यहां कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिंदगी भर इस होटल में कदम नहीं रख सकते। वे सिर्फ यहां खाने के सपने ही देख सकते हैं। नेहा पीछे कहां रहने वाली थी। उसने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुमने भी तो रूम बुक किया है, चलो हमारे लोग वहीं चलते हैं। अर्जुन उससे कहता है, नेहा, बात ऐसी है कि मैंने यहाँ के बॉस से मेरे लिए सारे इंतजाम करने को कहा था, इसलिए मुझे नहीं पता कि हमारा कौन सा रूम है, लेकिन मैं अभी पूछता हूं कि उन्होंने कौन सा रूम बुक किया है। यह सुनकर सभी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। अभय हंसते हुए कहता है, अर्जुन, तुम्हारा मतलब है कि तुमने धीरज वर्मा से तुम्हारे लिए रूम बुक करने के लिए कहा था? हाँ, तुम खुद को समझते क्या हो? कहीं के महाराजा हो जो कोई भी तुम्हारे लिए काम करेगा? इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सिया वहीं खड़ी इन लोगों की बातें सुन रही थी। उसे भी अभय की बात सही लगी कि अर्जुन झूठ बोल रहा है। जो लड़का इतना गरीब है कि वह अपने ससुराल में नौकर की तरह रहने पर मजबूर है, वह भला यहां रूम कैसे बुक कर सकता था, वह भी डायमंड रूम, जिसे केवल कुछ ही लोग बुक कर सकते हैं। अर्जुन जरूर झूठ बोल रहा है ताकि उसे शर्मिंदा न होना पड़े। यह सोचकर वह अर्जुन से थोड़ी नाराज हो जाती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। तभी अर्जुन अपने फोन में मैसेज चेक कर कहता है, हमारे लिए डायमंड रूम बुक हुआ है, चलो चलते हैं। उसकी बात सुनकर सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। अभय हंसते हुए कहता है, लो सुनो, मिस्टर अर्जुन का एक और झूठ। जिस रूम को पूरे जयपुर में सिर्फ 10 लोग बुक कर सकते हैं, वह रूम इस होटल के बॉस ने इनके लिए बुक किया है। मालूम भी है इस रूम को बुक करने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है? खुद को अरबपति समझते हो क्या? वहां खड़े लोग अभय की बात सुनकर अर्जुन को देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। यह देखकर अभय को बहुत खुशी होती है। बड़ा आया, यह लूजर हमारे साथ खाना खाएगा, लगता है अपनी औकात भूल गया है। तभी वहां एक काले सूट पहना एक आदमी आता है। अर्जुन उसे देखते ही पहचान जाता है कि वह धीरज वर्मा का बॉडीगार्ड है। वह आदमी अर्जुन को देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, सर, आप सबका सिल्वर स्पून होटल में स्वागत है। मैं आपको आपके रूम में ले चलता हूं। अर्जुन उसे आंखों से इशारा करता है। वह बॉडीगार्ड समझ जाता है कि अर्जुन अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहता है। अभय ऐसी आवभगत देखकर हैरान था। ये लोग कब से इस तरह से डायमंड रूम बुक करने वालों को इस तरह की सर्विस देने लगे? सिया खुश होकर कहती है, क्या बात है अभय, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जयपुर में इतने लिंक हैं। अभय शर्माने की एक्टिंग करते हुए हंस पड़ता है। दोस्तों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। सिया को नहीं पता था कि जयपुर में अभय के इतने संपर्क हैं। उसे अभय अर्जुन से ज्यादा भरोसेमंद लगा। तभी वह बॉडीगार्ड एक फॉर्म अर्जुन को देते हुए कहता है, सर, रूम में जाने से पहले आपको इस फॉर्म में साइन करना पड़ेगा। जैसे ही अर्जुन फॉर्म लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, अभय तुरंत उससे फॉर्म छीन लेता है। व्हाट द हेल! अर्जुन, अपनी औकात मत भूलो, इस फॉर्म में केवल मैं साइन कर सकता हूं। बॉडीगार्ड गुस्से से अभय से फॉर्म छीनने ही वाला होता है कि अर्जुन उसे रोकते हुए कहता है, ठीक है अभय, अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है इस फॉर्म में साइन करने की तो तुम ही कर लो। अर्जुन सिया के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बॉडीगार्ड को रोका था। इसके बाद बॉडीगार्ड उन्हें रूम में ले जाता है।
वहां अभय सिया को टेबल की मेन चेयर पर बिठाता है और खुद उसके बगल में बैठ जाता है। नेहा भी सिया के दूसरी तरफ बैठ जाती है। अर्जुन को कोई बैठने को नहीं कहता। वह अकेले एक कोने में बैठा हुआ था। बीच बीच में सिया उससे बात कर लेती थी, वरना सब उसे नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर में कुछ वेटर वहां बढ़िया बढ़िया डिशेज और महंगी वाइन लेकर आते हैं और सबको सर्व करते हैं। अर्जुन जलन भरी आह भरने की एक्टिंग करते हुए अभय से पूछता है, अभय, इतने सारे खाने पर तुमने कितना खर्च किया है? अभय तुरंत कहता है, 3 लाख रुपए। तभी अचानक रूम का दरवाजा जोर से खुलता है और एक कड़क आवाज आती है, तुम बेवकूफों को यहां किसने आने दिया? तुरंत यहां से निकलो। चैप्टर 32, मैनेजर से गलती। हेलो दोस्तों, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि अर्जुन और विवेक दोनों ने ही लंच के लिए सिल्वर स्पून होटल में रूम बुक करवाया। विवेक ने होटल का सबसे महंगा रूम डायमंड बुक कराया था, लेकिन किसी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। जब वे लोग खाना खा रहे थे, तभी वहां होटल का मैनेजर गुस्से से आता है। अब आगे मैनेजर धीरज वर्मा जब सबको खास मेहमान के लिए बनाई गई डिशेज एंजॉय करते देखता है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह सोचता है कि अगर अभी वीआईपी गेस्ट्स होटल में आ गए और उन्होंने ये नजारा देखा तो उसकी खैर नहीं। तभी अभय गुस्से से खड़ा होता है और बोलता है, व्हाट द हेल, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? ये रूम मेरे नाम पर बुक है, तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? धीरज अभय को घूरते हुए पूछता है, क्या तुम्हारा नाम अभय है? अभय सीना चौड़ा करते हुए कहता है, हां, मेरा नाम अभय है। धीरज अपने आदमियों को गुर्राते हुए कहता है, पकड़ लो इसे। 2 पहलवान जैसे आदमी अभय को पकड़कर धीरज के पास लेकर आते हैं। तुम लोग कौन हो और इस तरह हमारे साथ बर्ताव करने का क्या मतलब है? अभय गुस्से में बोलता है। एक आदमी अभय के घुटने पर जोर से किक मारता है, जिससे वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर जाता है। धीरज गुस्से से अभय को घूरता है, जिसके कारण वह भीगी बिल्ली की तरह कांपने लगता है। फिर धीरज उसके सिर पर एक साइन किया हुआ फॉर्म फेंकता है और पूछता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये रूम बुक करवाने की? अभय डरते हुए कहता है, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने एडवांस में ही ये गोल्डन रूम बुक करवाया था। तुम हमें बाहर नहीं निकाल सकते। धीरज उसे जोर का थप्पड़ जड़ते हुए कहता है, गोल्डन रूम? तुम्हें क्या लगता है इतनी महंगी डिशेज और वाइन सिर्फ गोल्डन रूम के गेस्ट्स के लिए होती हैं? ये डायमंड रूम है, गोल्डन नहीं। अभय, नेहा और बाकी सभी हैरान थे। उन्हें लगा था कि वे गोल्डन रूम में लंच कर रहे थे, पर यह तो डायमंड रूम था। अभय की तो सांसें ही अटक गई थीं। नेहा जल्दी से कहती है, भैया, तुम महेंद्र सिंह को जानते हो ना? उसे तुरंत कॉल करो। अभय गुस्से से कहता है, अपना मुंह बंद रखो, मैं किसी महेंद्र को नहीं जानता। धीरज का गुस्सा अब और बढ़ चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस मिस्टर महेंद्र सिंह का नाम लेने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह अपने आदमियों से कहता है, पकड़ो इस गुस्ताख को, आज मैं इसे सबक सिखाऊंगा। अभय को कुछ आदमी जमीन पर पटक देते हैं और कसकर पकड़ लेते हैं। वह हिल भी नहीं पा रहा था। धीरज एक बैट उठाकर उसके हाथ पर जोर से मारता है। आह, मेरा हाथ! अभय दर्द से चीखता है और बेहोश हो जाता है। नेहा और विवेक यह देखकर सहम जाते हैं। सिया भी बुरी तरह डर जाती है और विवेक के पीछे छिपते हुए कहती है, हम लोग यहां से बचकर निकलेंगे कैसे? विवेक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, परेशान मत हो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। सिया को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि विवेक इस स्थिति में कुछ कर पाएगा। अब धीरज विवेक और नेहा की तरफ देखता है और अपने आदमियों से कहता है, इन्हें भी मारो, इन्होंने भी हमारे स्पेशल गेस्ट्स का लंच खाने की हिम्मत की है। एक आदमी नेहा को घूंसा मारता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। लेकिन जैसे ही दूसरा आदमी सिया की तरफ बढ़ता है, विवेक उसे जोर से लात मारकर गिरा देता है। मैं देखता हूं कि किसमें इतनी हिम्मत है कि हमें छू सके। विवेक गुस्से से धीरज को घूरता है। धीरज का चेहरा उतर जाता है। हु द हेल आर यू? धीरज गुस्से से पूछता है। विवेक ठंडे स्वर में कहता है, मैं वो हूं जिसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लड़के, लगता है तुम मरना चाहते हो। विवेक फोन निकालकर तुरंत कॉल करता है।
हेलो मिस्टर महेंद्र सिंह, मैं आपके होटल के डायमंड रूम में आपका इंतजार कर रहा हूं। इतना कहकर वह फोन काट देता है। सिया का चेहरा पीला पड़ जाता है। विवेक ने यह क्या कर दिया? नेहा भी डर से कांप उठती है। ये लड़का अपनी बेवकूफी की वजह से हम सबकी जान ले लेगा। धीरज चिल्लाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे बॉस का नाम लो? मार डालो इन्हें। लेकिन तभी कमरे के दरवाजे पर तेज कदमों की आवाज गूंजती है और महेंद्र सिंह अंदर आते हैं। What is going on? धीरज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर किसी ने मिस्टर विवेक को छुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धीरज महेंद्र सिंह की आवाज सुनकर कांपने लगता है। मिस्टर विवेक? कौन है ये मिस्टर विवेक? अगले ही पल महेंद्र धीरज के पास जाकर उसे लात मारकर गिरा देते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मिस्टर विवेक को पहचान न सको? मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। महेंद्र धीरज को गुस्से से पीटने लगते हैं। अब तक जो धीरज खूंखार शेर की तरह लग रहा था, वह चूहे जैसा डरपोक हो गया था। यह देखकर सिया हक्का बक्का रह गई। महेंद्र अपने आदमियों से कहते हैं, तुम सब घुटनों पर गिरकर माफी मांगो। सभी लोग डर से घुटनों पर गिर जाते हैं और सिर झुकाकर विवेक से माफी मांगने लगते हैं। धीरज भी कांपते हुए कहता है, मिस्टर विवेक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। महेंद्र खुद को एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, मिस्टर विवेक, ये मेरी गलती थी। आपको कोई तकलीफ हुई, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। विवेक सिया की तरफ देखकर कहता है, मैंने सिर्फ अपनी पुरानी दोस्त को लंच पर इनवाइट किया था। फिर वह अभय और नेहा की तरफ देखकर कहता है, ये लोग मेरे दोस्त नहीं हैं। सिया शॉक्ड थी। महेंद्र तुरंत कहते हैं, आज के बाद आप जब चाहें इस होटल के डायमंड रूम में आ सकते हैं। विवेक सिया की तरफ देखकर कहता है, अब हमें यहां से चलना चाहिए। दोनों वहां से निकल जाते हैं। आगे देखेंगे कि जब सुमित्रा देवी को इस बारे में पता चलेगा तो क्या तूफान आएगा। चैप्टर 33, सिया का मकसद। दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने देखा कि कैसे मैनेजर भूषण की गलती के कारण अभय और नेहा को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अब आगे अर्जुन सिया को उसके होटल में छोड़कर घर लौट जाता है। सिया लंच टाइम की घटनाओं से अभी भी परेशान थी, इसलिए वह उन बातों से ध्यान हटाकर अगले दिन होने वाली मीटिंग के बारे में सोचने लगती है। उसके जयपुर आने के पीछे दो मकसद थे। भले ही वह यहां विशेष बिल्डर्स कंपनी में काम करने के लिए आई थी, मगर उसका असली मकसद कुछ और था। उसके पिता महेंद्र सिंह ने उसे एक खास बात बताई थी। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक वर्मा परिवार का सबसे बड़ा बेटा, जो कई सालों से लापता था, अब मिल चुका है। उसे विशेष बिल्डर्स कंपनी की जिम्मेदारी दी गई है ताकि वह अनुभव हासिल कर सके। इसका मतलब यह था कि वर्मा ग्रुप ऑम्फ कंपनीज का उत्तराधिकारी जयपुर में ही था और वह कोई और नहीं बल्कि विशेष बिल्डर्स कंपनी का चेयरमैन था। हालांकि सिया के परिवार का लखनऊ में काफी नाम था, लेकिन वर्मा परिवार के सामने उनका कोई खास रुतबा नहीं था। इसलिए सिया का परिवार चाहता था कि विशेष बिल्डर्स में काम करने के बहाने वह चेयरमैन से जान पहचान बढ़ाए। अगर चेयरमैन उसे पसंद करने लगे और दोनों की शादी हो जाए तो यह उनके लिए बड़ी सफलता होगी। सिया को पहले यह बात सही नहीं लगी थी, लेकिन वह अपने परिवार की इच्छाओं को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती थी। इसलिए वह जयपुर आई थी ताकि विशेष बिल्डर्स कंपनी में काम करते हुए वह चेयरमैन के करीब आ सके और उसे अपना दीवाना बना सके, जिससे वह शादी के लिए तैयार हो जाए। अगर उसकी शादी वर्मा परिवार में हो जाती तो यह उसके परिवार के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता। उनका बिजनेस लखनऊ में नंबर 1 बन जाता। वह चेयरमैन से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी। वह जानना चाहती थी कि मिस्टर वर्मा दिखने में कैसे होंगे। क्या वह हैंडसम और गुड लुकिंग होंगे? उनकी उम्र क्या होगी? वह अपने फोन में फेसबुक पर वायरल हो रहा वीडियो देखती है। उसे मालूम था कि बहुत से लोग मान रहे थे कि इस वीडियो में दिख रहा सुपर रिच पर्सन कोई और नहीं बल्कि विशेष बिल्डर्स का चेयरमैन मिस्टर वर्मा है। सिया को भी यही लग रहा था, क्योंकि मिस्टर वर्मा के अलावा उस स्टोर का मैनेजर किसी और को फ्री में नेकलेस नहीं देता। वह वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को ध्यान से देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखता।
कुछ देर देखने के बाद उसे लगने लगता है कि वह इस आदमी को जानती है। ध्यान से देखने पर वह चौंक जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति अर्जुन जैसा लग रहा था। पहले उसे लगा कि शायद यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर अर्जुन ही मिस्टर वर्मा होता तो सिया, उसकी पत्नी को जरूर पता होता और वह अपने ससुराल में नौकरों जैसी जिंदगी नहीं बिता रहा होता। उसे लगा कि वह कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, इसलिए उसने वीडियो बंद कर दिया और अगली दिन की मीटिंग की तैयारी में लग गई। अगले दिन सिया सुबह जल्दी ही विशेष बिल्डर्स कंपनी के ऑफिस पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात मिस सरिता से होती है। थोड़ी देर बाद सरिता उसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में ले जाती हैं और उसे काम समझाने के बाद कहती हैं, सिया, अगर भविष्य में तुम्हें किसी काम को समझने में मुश्किल हो तो मुझसे सीधे बात कर सकती हो। सिया मुस्कुराते हुए पूछती है, मिस सरिता, क्या मैं चेयरमैन सर से मिल सकती हूं? उसकी बात सुनकर सरिता तुरंत सतर्क हो जाती है। अर्जुन ने पहले ही उसे आगाह किया था कि वह सिया की हरकतों पर नजर रखे, और आज पहले ही दिन वह चेयरमैन से मिलने की बात कर रही थी। वह सिया के विशेष बिल्डर्स ज्वाइन करने का असली मकसद नहीं जानती थी, इसलिए उसने सावधानी बरतना सही समझा। सरिता सिया से कहती है, चेयरमैन सर कभी कभी ही कंपनी में आते हैं। जब वह आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। अगर वह तुमसे मिलना चाहेंगे तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। यह सुनकर सिया थोड़ी निराश हो जाती है, लेकिन फिर भी वह सरिता से मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू मिस सरिता। इसके बाद सरिता अपने ऑफिस चली जाती है और यह बात अर्जुन को बता देती है। सर, सिया ने पहले ही दिन आपसे मिलने की मांग की है। यह सुनकर अर्जुन और ज्यादा सतर्क हो जाता है। तो यह लड़की सच में मेरे लिए यहां आई है। अब सवाल यह था, क्या उसका मकसद मुझे नुकसान पहुंचाना है या मुझे अपनी ओर आकर्षित करना? अर्जुन को यह बिल्कुल सही नहीं लगा, इसलिए उसने भविष्य में सिया से दूरी बनाए रखने का फैसला किया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाम को सिया को जॉब मिलने की खुशी में सिया, अर्जुन की पत्नी, ने डिनर प्लान किया था। वह चाहती थी कि अर्जुन भी उनके साथ चले। अर्जुन अपनी पत्नी को ना नहीं कह सकता था, इसलिए वह डिनर पर जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वह खुश नहीं था। कहां तो वह सिया से मिलना भी नहीं चाहता था और कहां अब उसे उसके साथ डिनर करना पड़ रहा था। जब वे होटल पहुंचे तो अर्जुन यह देखकर हैरान हो गया कि सिया ने ड्रीम पैराडाइज होटल में डिनर बुक किया था। यही वह होटल था जहां अर्जुन ने अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए टेरेस गार्डन बुक किया था। आज से ठीक 3 दिन बाद उनकी शादी की सालगिरह थी। तभी उन्होंने होटल की एंट्रेंस पर एक बड़ा नोटिस देखा, 3 दिन बाद टेरेस गार्डन खास मेहमानों के लिए बुक है। उस दिन अन्य गेस्ट वहां नहीं जा सकेंगे। असुविधा के लिए खेद है। यह नोटिस पढ़कर लोग चौंक गए, क्योंकि यह होटल बहुत एक्सक्लूसिव था। ये कौन खास मेहमान है जिसके लिए यह होटल अपने नियम बदल रहा है? सिया भी यह नोटिस पढ़कर चौंक गई। अरे, किसी ने पूरा टेरेस गार्डन बुक कर लिया। यह कितनी बड़ी बात है। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने अपनी सालगिरह मनाने के लिए सही जगह चुनी है। तो दोस्तों, आगे देखेंगे क्या सिया की असली सच्चाई अर्जुन के सामने आएगी? कब अर्जुन अपनी पहचान सबको बताएगा? बने रहिए इस रोमांचक कहानी के साथ। चैप्टर 34, क्लास रियूनियन पार्टी। हेलो दोस्तों, पिछले चैप्टर में आपने देखा कि भावना का जयपुर आने का मकसद सिर्फ विशेष बिल्डर्स में जॉब करना नहीं था, बल्कि वो कंपनी के चेयरमैन के करीब पहुंचकर उसे अपना दीवाना बनाना चाहती थी। अर्जुन को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने भावना से दूर रहने का फैसला किया, लेकिन सिया उसे भावना के साथ डिनर पर चलने के लिए मजबूर कर देती है। अब आगे अर्जुन और सिया होटल के अंदर जाकर अपनी रिजर्व्ड टेबल पर बैठकर भावना का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में भावना भी वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वह सिया को देखती है, उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। दोनों दोस्त हंसते हुए गले लग जाती हैं और अपने कॉलेज के दिनों की यादों में खो जाती हैं। थोड़ी देर बाद भावना मुस्कुराते हुए कहती है, सिया, सिर्फ एक डिनर के लिए इतना महंगा रेस्टोरेंट बुक करने की क्या जरूरत थी? सिया हंसकर जवाब देती है, मैं इतने सालों बाद अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मिल रही हूं, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूं।
भावना उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड सिया। सिया फिर से हंसते हुए कहती है, सच कहूं तो मैं भी यहां डिनर नहीं कर सकती थी, वो तो मिस सरिता की वजह से हमें यहां एंट्री मिली है। भावना हैरानी से कहती है, वाह, यह होटल तो बहुत ही खास लगता है यहां सिर्फ कुछ खास लोग ही डिनर कर सकते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी पहली बार यहां आई हूं, सिया ने जवाब दिया। थैंक यू माय बेस्ट फ्रेंड, भावना ने उत्साहित होकर कहा। इसी बीच भावना अचानक गंभीर हो जाती है और पूछती है, सिया, तुमने होटल के बाहर लगा नोटिस पढ़ा? हां, आते समय देखा था। यह जानकर हैरानी हुई कि टेरेस गार्डन किसी खास मेहमान के लिए बुक किया गया है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। भावना सहमति में सिर हिलाती है। क्या तुमने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वो वीडियो देखा है जिसमें एक सुपर रिच आदमी दिख रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो विशेष बिल्डर्स के चेयरमैन मिस्टर महेंद्र सिंह हैं। अर्जुन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने खुद को संभाल लिया। भावना आगे कहती है, मुझे तो लगता है कि टेरेस गार्डन को भी उसी आदमी ने बुक कराया है। सिया हंसते हुए कहती है, यार, तू बिल्कुल नहीं बदली, आज भी तुझे गॉसिप करना बहुत पसंद है। भावना भी हंसकर कहती है, गॉसिप के बिना जिंदगी में मजा ही क्या है। थोड़ी देर बाद भावना उत्सुकता से कहती है, 3 दिन बाद मैं यहां आकर जरूर देखूंगी कि इस टेरेस गार्डन को किसने बुक कराया है। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। उसने अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए यह वेन्यू बुक किया था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि लोगों को अब भी उसकी सच्चाई पता चले। अब उसे होटल मैनेजर से मिलकर कुछ प्लानिंग करनी होगी ताकि उसकी पहचान गुप्त बनी रहे। डिनर के दौरान भावना ने एक और सरप्राइज दिया। कुछ दिन पहले मैंने अपने कॉलेज फ्रेंड्स से बात की थी। सब लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं एक रियूनियन पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूं। तुम दोनों को भी आना होगा। अर्जुन ने तुरंत मना कर दिया। इस पार्टी में तुम्हारे दोस्तों के अलावा कोई और नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। भावना ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, भले ही तुम पूरे 3 साल हमारे साथ कॉलेज में नहीं थे, लेकिन आखिरी 1 साल तुम भी हमारे क्लासमेट थे, इसलिए तुम्हें भी इस पार्टी में आना होगा। सिया भी जाने से हिचकिचा रही थी। भावना, मैं भी नहीं आ पाऊंगी, वैसे भी ग्रेजुएशन के बाद मेरा किसी से संपर्क नहीं रहा। भावना ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा, सिया, तुम्हें सतीश याद है? इस रियूनियन पार्टी का मुख्य कारण यही है कि सतीश ने जयपुर में एक रेस्तरां खोला है और उसने सबको रेस्तरां की ओपनिंग पर बुलाया है। इसीलिए हम सब वहां एक क्लास रियूनियन पार्टी करेंगे। अगर तुम नहीं आओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। सिया चुप हो गई। तभी तीनों के फोन पर एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। जैसे ही उन्होंने अपना फोन चेक किया, देखा कि सतीश ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें लगभग 30 लोग शामिल थे। उसने अर्जुन, सिया और भावना को भी उस ग्रुप में जोड़ दिया था। तभी सतीश का मैसेज आया, हेलो दोस्तों, कल मेरे होटल की ओपनिंग है। मैं अपने सभी क्लासमेट्स को इनवाइट कर रहा हूं ताकि हम सब एक क्लास रियूनियन पार्टी कर सकें। तुरंत बहुत से लोगों के रिप्लाई आए, बधाई सतीश, यू आर सो ऑसम, हम जरूर आएंगे। तभी किसी ने ग्रुप में मैसेज किया, अरे सतीश, क्या तूने हमारे क्लास की 2 ब्यूटी क्वींस भावना और सिया को भी इनवाइट किया है? सतीश ने रिप्लाई दिया, हां, भावना जयपुर में ही है और वह पार्टी में आने के लिए तैयार है, और मैंने सुना है कि वह अभी भी सिंगल है, तो मेरे बैचलर फ्रेंड्स के लिए उसे इंप्रेस करने का बढ़िया मौका है। फिर एक और मैसेज आया, क्या सिया भी आ रही है? मैंने सुना था कि ग्रेजुएशन के बाद सिया ने उस लूजर अर्जुन से शादी कर ली थी और अर्जुन अब भी सिंह हवेली में नौकर की तरह रहता है। हां, मैंने भी सुना है कि उनकी शादी बस नाम की है, दोनों के बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है। उस लंगूर के हाथ लॉटरी लग गई। ये पढ़कर सिया अर्जुन की ओर देखती है और कहती है, इनकी बातों को दिल पे मत लेना। अर्जुन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं ठीक हूं। वैसे इन्होंने सच ही कहा, मुझे ताने सुनने की आदत हो चुकी है। आगे देखिए, अर्जुन क्या इस पार्टी में जाने के लिए तैयार होगा? क्या उसके क्लासमेट्स उसे पहचान सकेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसकी असली पहचान अब भी छिपी रह पाएगी? आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही होगी। मैं ज्यादा बड़े चैप्टर इसलिए नहीं लिख पाती
क्योंकि जॉब की वजह से मुझे टाइम कम मिल पाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा और बड़े चैप्टर लिखूं। प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। चैप्टीज बिना शीर्षक अध्याय। भावना ग्रुप में लोगों के मैसेज पढ़कर खुद को रोक नहीं पाती। वह मैसेज करती है, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस ऑल ऑफ यू। मैं दोनों के साथ ही हूं और दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। तभी ग्रुप एडमिन सतीश मैसेज करता है, अर्जुन मेरे भाई, भले ही तुम हमारे साथ थोड़े समय के लिए ही क्लास में थे, लेकिन फिर भी हम दोनों अच्छे दोस्त थे। हमारी दोस्ती की खातिर तुम्हें और सिया दोनों को कल की पार्टी में आना ही होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। सतीश अर्जुन का अच्छा दोस्त था। वह कभी किसी की बुराई नहीं करता था, न ही किसी को नीचा दिखाता था। उसके कहने पर अर्जुन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है सतीश, मैं कल तुम्हारी पार्टी में जरूर आऊंगा। सतीश का तुरंत जवाब आता है, दैट्स ग्रेट, कल मिलते हैं। जब सिया ने देखा कि अर्जुन पार्टी में जाने वाला है तो वह कहती है, अगर हमें पार्टी में जाना है तो हमें कोई गिफ्ट खरीदना होगा। सतीश के रेस्तरां की कल ओपनिंग है, हम खाली हाथ नहीं जा सकते। अर्जुन सिर हिलाता है, बिल्कुल, मैं कल सुबह ही गिफ्ट खरीदने मार्केट जाऊंगा। सिया बोली, ठीक है, वैसे मुझे भी कल विशेष बिल्डर्स कंपनी में जाना है। भावना आश्चर्य से सिया से पूछती है, तुम कल विशेष बिल्डर्स के ऑफिस में जाओगी? तो तुम काम खत्म करके मुझसे मिलना, हम दोनों साथ में तुम्हारी कार में सतीश के रेस्तरां की ओपनिंग में चलेंगे। सिया मुस्कुराते हुए कहती है, भावना, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मेरे पास कार नहीं है, मैं ऑफिस बस या टैक्सी से जाती हूं। कभी कभी अर्जुन मुझे अपनी स्कूटी से छोड़ देता है। भावना हैरानी से बोलती है, क्या बात कर रही हो? तुम कंपनी की डायरेक्टर हो और तुम्हारे पास अपनी कार तक नहीं है? सिया हल्के से हंसते हुए कहती है, अभी मुझे डायरेक्टर बने ज्यादा समय नहीं हुआ है। अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा मैं अपनी मां को घर के खर्चे के लिए देती हूं। मेरे पास कार खरीदने के लिए पैसे बचते ही नहीं हैं। भावना गंभीर होते हुए कहती है, लेकिन सिया, इस दुनिया में थोड़ा दिखावा करना भी जरूरी होता है। आखिर तुम एक कंपनी की डायरेक्टर हो, साथ ही तुम विशेष बिल्डर्स के साथ प्रोजेक्ट कर रही हो। अगर तुम्हारे पास कार नहीं होगी तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अर्जुन को भावना की बात सही लगती है। उसने मन में सोचा, मेरी बीवी बहुत कंजूस है, साथ ही वह अपना ज्यादातर पैसा अपनी मां को दे देती है। अपने लिए तो वह कभी खर्च ही नहीं करती, और उसकी मां का तो क्या कहना। वह एक फ्रॉड बीमा कंपनी में अपने लाखों रुपए लगा देगी, लेकिन अपनी बेटी को कार खरीदने के लिए पैसे कभी नहीं देगी। इसलिए अर्जुन ठान लेता है कि वह सिया के लिए कार खरीदेगा, ताकि वह आराम से काम पर जा सके। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठकर ऑडी कार के शोरूम जाता है। उसके अकाउंट में अभी भी 100 करोड़ रुपए थे, जिन्हें उसने खर्च ही नहीं किया था। वह सिया के लिए रोल्स रॉयस की सबसे महंगी कार खरीदना चाहता था, लेकिन काफी सोचने के बाद उसने यह आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि अगर वह इतनी महंगी कार सिया को देता तो उसे समझाना मुश्किल हो जाता। सिया को दिखावा करना पसंद नहीं था, इसलिए अगर उसके पास इतनी महंगी कार होती भी तो वह कभी उसे इस्तेमाल नहीं करती। इसलिए उसने ऑडी A6 कार खरीदने की सोची, जो 65 लाख रुपए की थी। ऑडी के शोरूम के बाहर उसने अपनी स्कूटी खड़ी की और अंदर पहुंचा। उसे देखते ही 2 गाइड उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी पीछे से एक लड़की कहती है, ये कोई कस्टमर नहीं है, यह यहां स्कूटी से आया है। ये क्या कार खरीदेगा? जरूर फ्री में एसी और वाईफाई का मजा लेने आया होगा। इस पर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जब उन लोगों ने सुना कि वह स्कूटी से आया था तो उनकी अर्जुन में कोई दिलचस्पी नहीं रही। अर्जुन को वहां स्कूटी से आया देख और उसके सस्ते कपड़ों को देखकर उन्हें लगा कि उसकी ऑडी खरीदने की हैसियत नहीं है, इसलिए किसी ने उसे अटेंड नहीं किया। लेकिन अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह शोरूम में रखी ऑडी A6 कार के पास गया और वहां खड़े सेल्समैन से कहा, मैं यह कार खरीदना चाहता हूं। सभी सेल्समैन उसे गुस्से से देखने लगे। उनमें से एक ने घृणा से कहा, क्या तुमने इसकी कीमत नहीं पढ़ी? अर्जुन भौहें चढ़ाते हुए कहता है, हां, इसकी कीमत 65 लाख है। तो वह सेल्समैन गुर्राते हुए कहता है, तुम्हें कार की कीमत पता है, फिर भी इसे खरीदने के सपने देख रहे हो? तुम्हारी हैसियत भी है इसे खरीदने की?
शर्म नहीं आती यहां आकर अपना मजाक बनवाते हुए? अर्जुन गुस्से से कहता है। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अपने कस्टमर से ऐसे बात करते हो? सेल्समैन हंसते हुए कहता है। कैसा कस्टमर? एक बात बताओ, इस कार को बेचने पर तुम्हें कितने रुपए मिलते हैं? वह सेल्समैन कहता है, 10,000 रुपए। अर्जुन सिर हिलाते हुए कहता है, वेरी वेल, आज तुम 10,000 रुपये कमाने से रह गए। इतना कहकर वह मुड़ा और शोरूम से जाने लगा। निकालते समय उसकी मुलाकात शोरूम के मैनेजर से हुई, जिसके सूट पर मैनेजर का बैज लगा हुआ था। अर्जुन उससे पूछता है, क्या आप यहां के इंचार्ज हैं? मैनेजर हैरानी से कहता है, जी हां, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? अर्जुन उस सेल्समैन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मेरी आपको सलाह है कि आप अभी इस सेल्समैन को निकाल दें, वरना आपके शोरूम में कोई सेल नहीं होगी। जब सेल्समैन ने अर्जुन को मैनेजर को अपने खिलाफ भड़काते हुए देखा, तो वह भागते हुए मैनेजर के पास गया और कहने लगा, सर, यह आदमी पागल है, इसकी बात मत सुनिए, यह यहां सिर्फ ऐसे यूज करने आया था। अर्जुन मुस्कुराते हुए सेल्समैन को देखता है और कहता है, ठीक है, अब तुम देखते जाओ कि मैं क्या करता हूं। यह कहकर अर्जुन वहां से चला जाता है। अगले अध्याय में क्या अर्जुन सिया के लिए कोई और कार खरीदेगा? रियूनियन पार्टी में अर्जुन के साथ क्या होगा, जानने के लिए पढ़िए अगला अध्याय। अर्जुन BMW के शोरूम से निकलकर थोड़ी दूर पर मर्सिडीज बेंज के शोरूम में जाता है। वहां उसकी नजर मर्सिडीज बेंज एस क्लास पर पड़ती है। यह ब्रांड की सबसे महंगी और लग्जरी से भरपूर मॉडल थी। इसका इंजन बेहद पावरफुल और इंटीरियर बेहतरीन था। अर्जुन इस समय बहुत गुस्से में था। उस सेल्समैन ने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत की, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरी औकात क्या है। उसने वहां खड़ी सेल्स गर्ल से कहा, मैं अभी यह मर्सिडीज एस क्लास खरीदना चाहता हूं। सेल्स गर्ल उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। सर, यह कार आज ही शोरूम में आई है, क्या आप सच में इसे खरीदना चाहते हैं? अर्जुन ने बेफिक्री से कहा, हां, और मैं अभी अपने कार्ड से पूरा पेमेंट करूंगा। सेल्स गर्ल बिल्कुल चौंक गई थी। उसने अपने करियर में कभी ऐसा ग्राहक नहीं देखा था जो बिना ज्यादा पूछताछ किए सीधे कार का पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाए। सर, इस कार की कीमत 2.5 करोड़ रुपए है, क्या आप श्योर हैं? हां, मैं देख चुका हूं, बस आप मुझे बताइए कि आप इसे बेचेगी या नहीं। सेल्स गर्ल खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, बेचना है, बिल्कुल बेचना है, आइए मेरे साथ। अर्जुन ने जल्दी से कार्ड से पेमेंट किया और कार खरीद ली। अपमान का जवाब फिर वह अपनी मर्सिडीज बेंज ड्राइव करके उसी ऑडी शोरूम के सामने खड़ी करता है जहां उसकी बेइज्जती हुई थी। शोरूम के अंदर के लोग मर्सिडीज एस क्लास को देखकर भौंचक्के रह गए। अर्जुन कार से उतरा और बड़ी स्टाइल में कार की डिक्की खोली। फिर उसने अपनी स्कूटी उठाई और उसे कार के अंदर रखा। फिर वह अपनी मर्सिडीज में बैठा और वहां से तेज रफ्तार में निकल गया। वही सेल्समैन जिसने अर्जुन का मजाक उड़ाया था, यह देखकर सन्न रह गया। उसके बगल में खड़े शोरूम मैनेजर ने उसे गुस्से से देखा और गुर्राते हुए कहा, यू आर फायर्ड, अपनी सैलरी लेकर निकल जाओ। लेकिन सर, मैंने कहा, निकल जाओ। बाकी सेल्समैन यह देखकर डर गए। उन्हें क्या पता था कि स्कूटी चलाने वाला आदमी 2.5 करोड़ रुपए की मर्सिडीज खरीद सकता था। सेल्समैन अब पछता रहा था। न केवल उसके हाथ से इतना बड़ा ग्राहक निकल गया और हजारों के कमीशन का नुकसान हुआ, बल्कि उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। सिया के लिए नई कार, दूसरी तरफ अर्जुन कार ड्राइव करते हुए परेशान था। उसे 2.5 करोड़ खर्च करने का मलाल नहीं था, लेकिन सिया को क्या बताएगा, यही सोचकर परेशान था। इस कार को खरीदने के लिए उसके पास इतने पैसे कहां से आए, यह वह उसे कैसे बताएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद एक आइडिया आया। वह जल्दी से कार को एक गैरेज में ले गया। वहां उसने गैरेज के मालिक से कहा, इस कार के लोगो को बदलकर मर्सिडीज ई क्लास का लेबल लगा दो। मर्सिडीज ई क्लास एस क्लास से बहुत सस्ती थी। बाहर से दोनों कारें एक जैसी लगती थीं। लोगो बदलवाने के बाद अर्जुन सिया को लेने विशेष बिल्डर्स के ऑफिस पहुंच गया। सिया की प्रतिक्रिया जब सिया ने अर्जुन को मर्सिडीज ई क्लास ड्राइव करते हुए देखा तो वह हैरान रह गई। तुम्हारे पास यह गाड़ी कहां से आई? अर्जुन मुस्कुराकर बोला,
मैंने अपनी प्यारी वाइफ के लिए खरीदी है। सिया हैरान रह गई। तुमने खरीदी? लेकिन इतने पैसे कहां से आए? कहीं कर्ज तो नहीं लिया? अर्जुन हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, इतने सालों से तुम जो भी मुझे हर महीने पैसे देती थी, मैंने उसे खर्च करने के बजाय सेव कर लिया था। उन्हीं पैसों से यह कार खरीदी है। सिया नाराज होकर बोली, वो पैसे तुमने अपने लिए बचाए थे। इतनी महंगी कार खरीदने की क्या जरूरत थी? अर्जुन प्यार से बोला, तुम मेरी पत्नी हो। अगर मैं अपने पैसे तुम पर खर्च नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? वैसे भी अब तुम एक कंपनी की डायरेक्टर हो। तुम्हारे पास कार नहीं होगी तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। भावना भी अर्जुन की बात से सहमत होते हुए बोली, सिया, तुम्हें कार की जरूरत थी और यह कार तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। सिया खुश होकर बोली, थैंक यू अर्जुन। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, हस्बैंड को थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। सतीश के रेस्तरां की ओपनिंग। अब वे तीनों सतीश के रेस्तरां की ओपनिंग पार्टी में जाने लगे। सिया ने अर्जुन से पूछा, गिफ्ट लिया? अर्जुन, हां, मैंने एक एंटीक पेंटिंग खरीदी है। कितने की? कुछ 1000 रुपए में। सिया ठीक है कहकर भावना से बात करने लगी। अर्जुन उसे देखकर मुस्कुरा दिया। आगे क्या होगा? अब जब वे तीनों पार्टी में पहुंचेंगे तो क्या होगा? क्या अर्जुन की सुपर लग्जरी मर्सिडीज एस क्लास की सच्चाई सामने आएगी? क्या सिया को पता चलेगा कि यह कोई सस्ती ई क्लास नहीं बल्कि 2.5 करोड़ की एस क्लास है? जानने के लिए पढ़िए अगला चैप्टर। अर्जुन का रेस्टोरेंट हेवंस डिलाइट जयपुर के न्यूली डेवलप्ड एरिया में था। उस जगह पर अभी बहुत आबादी बसी नहीं थी। यह देखकर अर्जुन सोच में पड़ गया कि सूरज ने ऐसे एरिया में अपना रेस्टोरेंट क्यों खोला था। सिया ने उसे बताया कि आने वाले समय में यहां बहुत सी इंडस्ट्री खुलने वाली थीं। साथ ही कई मल्टीनेशनल कंपनीज अपने ऑफिस यहां खोलने वाली थीं। इसलिए जल्द ही यह एरिया बहुत डेवलप्ड होने वाला था। यह सुनकर अर्जुन को सूरज का फैसला बिल्कुल सही लगा। थोड़ी देर बाद वे लोग सूरज के रेस्टोरेंट पहुंच गए। हेवंस डिलाइट रेस्टोरेंट 2 मंजिला था। वह नई बनी सड़क के किनारे बना हुआ था। जब वे लोग रेस्टोरेंट पहुंचे तो अर्जुन ने गेट पर बहुत सी कारों को खड़ा देखा और वहीं कुछ लड़कों का ग्रुप खड़ा हुआ आपस में बातें कर रहा था। अर्जुन ने उन लड़कों को पहचान लिया। वे लोग कॉलेज में उसके क्लासमेट्स थे। उसे उस ग्रुप का लीडर अभय भी याद था, जो उसकी क्लास का सबसे अमीर लड़का था। अभय सिया को पसंद करता था, लेकिन सिया उसे घास भी नहीं डालती थी। अभय अपनी गोल्डन कलर की BMW के सामने खड़ा था और सारे लड़के उसे घेरे खड़े उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। अभय, यू आर सच अ ग्रेट पर्सन। यार, हम सबने एक साथ कॉलेज पास किया था और तू हमसे कितना आगे निकल गया है। यार, तूने BMW कार भी खरीद ली, वो भी BMW 540, जो BMW की सीरीज की सबसे टॉप की कार है। यार, मैं बस आपकी जालसाजी से जलने की बात कर रहा हूं। अभय हंसते हुए बोला, अरे तुम लोग बेकार में इतनी तारीफ कर रहे हो। ये कार इतनी भी खास नहीं है। मैं तो रोज इसे आने जाने के लिए यूज करता हूं। कुछ भी हो यार, हम लोग तो BMW की एक सीरीज की कार भी नहीं खरीद सकते और ये तो सीरीज 5 की टॉप कार है। हैट्स ऑफ टू यू। काश मैं भी तेरी तरह BMW कार खरीद पाता। मेरी गर्लफ्रेंड हर समय मुझे ताना देती रहती है कि मेरे पास ढंग की कार नहीं है। उसके दोस्त कमेंट कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़के ने एक और BMW कार को उनकी तरफ आते देखा और आश्चर्य से कहा, ओह माय गॉड, देखो कोई और भी BMW कार लेकर आया है। क्या वह भी हमारा क्लासमेट है? दूसरा लड़का हैरानी से बोला, अरे देखो कार कौन चला रहा है। हमारे क्लास का बिगेस्ट लूजर अर्जुन। ध्यान से देखो, उसके बगल वाली सीट में सिया बैठी है। यह कार जरूर सिया की होगी, न कि अर्जुन की। जब अभय ने सिया को अर्जुन के साथ देखा तो उसके चेहरे पर दुख झलकने लगा। उसके मन में विचार आया कि यह बास्टर्ड इतना फॉर्चुनेट कैसे हो सकता है। तभी अर्जुन भी अपनी कार वहां पार्क कर देता है। जब अभय ने अर्जुन की कार पर BMW 520 का लोगो लगा देखा तो वह नफरत से हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, यह कार BMW 520 है। BMW सीरीज 5 की सबसे सस्ती वर्जन। ऐसी कार केवल अर्जुन जैसा लूजर ही चला सकता है। उसके बगल में खड़ा लड़का उसकी चापलूसी करते हुए बोला, अभय,
तुम्हारी कार 5वीं सीरीज की सबसे टॉप वर्जन की कार है, जबकि अर्जुन की BMW 520 सबसे घटिया वर्जन है। तुम्हारी कार उसकी कार से कई गुना ज्यादा शानदार है। अभय मजाक उड़ाते हुए बोला, मैं चाहूं तो ऐसी 2 कारें खरीद सकता हूं। यू आर सो ऑसम अभय। अब तक अर्जुन, सिया और नेहा कार से बाहर निकलकर उन लोगों के पास आ चुके थे। सिया और नेहा को देखकर वे लोग एक्साइटेड हो गए। हे, हमारे क्लास की दोनों ब्यूटी क्वींस आ चुकी हैं। नेहा और सिया सबसे गर्मजोशी से मिली। सिया को देखकर अभय उदास हो गया और अपने दांत पीसने लगा। इतने सालों बाद भी सिया की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। वह पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब दोनों कॉलेज में थे तब अभय ने सिया का दिल जीतने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सिया उससे हमेशा दूर रहती थी। फिर उसने अर्जुन जैसे लूजर से शादी कर ली जो उसके पैसों पर निर्भर था। आखिर ऐसा क्यों? अर्जुन की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? अभय अर्जुन को घूरते हुए देखता है और कहता है, हे अर्जुन, शादी के बाद तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई। तुम अब BMW कार चला रहे हो तो क्या बात है? सच बताओ, क्या यह कार सिया ने खरीदी है? सिया को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। तभी नेहा बोली, यह कार सिया ने नहीं, अर्जुन ने खरीदी है। अभय हंसते हुए बोला, वाह अर्जुन, अब तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम BMW 5th सीरीज की कार खरीद सकते हो। फिर अभय थोड़ा संजीदा होकर बोला, यहां की सड़कें काफी लंबी और सीधी हैं और रेसिंग के लिए बिल्कुल सूटेबल हैं। अर्जुन, क्योंकि हम दोनों की ही कार BMW है, क्यों ना हम लोग रेस लगाएं, ये देखने के लिए कि किसकी कार ज्यादा फास्ट है। अर्जुन अभय के बुरे इरादे को भांप गया और गुस्से में सोचने लगा, यह अभय का बच्चा हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, फिर भी मुझे नीचा दिखाने का अवसर नहीं छोड़ता। जब अभय ने अर्जुन को चुप देखा तो उसे लगा कि वह घबरा रहा है। अर्जुन, मुझे नहीं पता था कि कॉलेज की तरह आज भी तुम डरपोक हो। तभी नेहा चिढ़कर बोली, अभय, ये नाटक बंद करो। तुम्हारी कार BMW 540 है, जबकि अर्जुन की BMW 520 है। क्या यह सही होगा? अभय कंधे उचकाते हुए बोला, कार ड्राइव करना भी एक स्किल है। फिर अभय अर्जुन से पूछता है, बताओ अर्जुन, क्या तुम में हिम्मत है मेरे साथ रेस करने की? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, मैं रेस के लिए तैयार हूं, लेकिन इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्यों ना हम लोग शर्त लगाएं? तभी सूरज एक स्टाइलिश सूट पहने रेस्टोरेंट से बाहर आता है। अर्जुन बोला, मेरी शर्त है कि जो इस रेस में हारेगा वह यह सारे पटाखे अपनी कार में डालकर उन्हें जलाएगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द मिस्टीरियस हस्बैंड, चैप्टर 38, कार हुई बर्बाद। दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि अर्जुन ऋषभ, विवेक, सूरज के साथ कार रेस के लिए तैयार हो जाता है। वह शर्त लगाता है कि जो इस रेस में हारेगा वह खुद अपनी कार में पटाखे डालकर उसे जला देगा। अब आगे विवेक, सूरज। अर्जुन ऋषभ की शर्त सुनकर मन ही मन हंसता है। उसकी कार BMW 540 थी और अर्जुन की BMW 520। उसे पूरा यकीन था कि अर्जुन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वह उसे हरा नहीं पाएगा। वह बहुत एक्साइटेड था कि अर्जुन ने इतनी बड़ी शर्त लगाने की हिम्मत की। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी कि जब अर्जुन की कार में पटाखे फूटेंगे तब उसका चेहरा देखने लायक होगा। उसकी कार के परखच्चे उड़ जाएंगे, डैशबोर्ड से लेकर सीट तक सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसने सोचा, अर्जुन ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। विवेक तुरंत सबके सामने ऐलान करता है, दोस्तों, तुम सब मेरे गवाह हो। आज इस कार रेस में जो हारेगा वह अपनी कार में पटाखे फोड़ेगा। जो इस शर्त को पूरा नहीं करेगा उसका परिवार खत्म हो जाएगा। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। जो लोग रेस्तरां के अंदर थे वे भी बाहर आ गए थे। करीब 20 से 30 लोग इस रेस को देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। सब अर्जुन को बेवकूफ कह रहे थे। किसी को यकीन ही नहीं था कि BMW 520 BMW 540 को हरा सकती है। पीहू, सिया अर्जुन को रोकने की कोशिश करती है। अर्जुन, विवेक तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है, उसकी बातों में मत आओ, इस रेस को मत होने दो। अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता है, मेरी जान, परेशान मत हो,
तुम्हारा पति कभी पीछे नहीं हटेगा। उसकी बात सुनकर विवेक जोर से हंसता है। अर्जुन, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। अर्जुन सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है विवेक, बताओ क्या करना है। विवेक सड़क के अंत में एक मोड़ की ओर इशारा करता है। हम दोनों साथ में अपनी कार चलाना शुरू करेंगे, इस रोड के अंत तक जाएंगे और वहां से मुड़कर वापस आएंगे। जो पहले वापस आएगा वही रेस का विजेता होगा। बोलो, मंजूर है? अर्जुन आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और कहता है, मुझे मंजूर है। रेस शुरू होने वाली है। यह सुनकर भीड़ में उत्साह बढ़ जाता है। रेस शुरू होती है। भीड़ में से एक लड़का भाग कर आता है और जोर से काउंटडाउन शुरू करता है। 3, 2, 1, गो। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है, विवेक तुरंत एक्सेलरेटर दबाता है। उसे पूरा यकीन था कि वह रेस जीतेगा, लेकिन वह अर्जुन को बुरी तरह हराना चाहता था। लेकिन तभी अर्जुन की कार बिजली की तेजी से उसके बगल से निकल गई। क्या? विवेक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। BMW 520 ने BMW 540 को कैसे पीछे छोड़ दिया? वहां खड़े लोग भी हैरान थे। अर्जुन ने अपनी कार इतनी तेजी से कैसे चला ली? जब तक विवेक ने आधी दूरी तय की, अर्जुन पहले ही मोड़कर वापसी कर रहा था, और जब तक विवेक मुड़कर वापस आता, अर्जुन स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था। अर्जुन रेस जीत चुका था। विवेक की हार और गुस्सा, विवेक का चेहरा हैरानी और गुस्से से लाल हो गया। ये नामुमकिन है। उसका दिमाग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि अर्जुन जीत गया। जरूर इसने अपनी कार में इंजन मॉडिफिकेशन करवाया होगा। गुस्से में तमतमाया हुआ विवेक अर्जुन के सामने आकर चिल्लाया, तुमने चीटिंग की है। तुमने बदले हुए इंजन वाली कार से रेस लगाई है। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, शायद तुम भूल गए हो विवेक, तुम ही ने कहा था कि कार की परफॉर्मेंस ड्राइवर के स्किल्स पर निर्भर करती है। अब जब तुम हार गए हो, तो क्या तुम अपने शब्द वापस लेना चाहते हो? विवेक चुप हो गया। पीछे से भावना, नेहा, गुस्से से बोली, विवेक, हारने के बाद बहाने मत बनाओ, शर्त पूरी करो। याद है ना, तुमने क्या कहा था? जो शर्त पूरी नहीं करेगा उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। अब भीड़ भी चिल्लाने लगी, शर्त पूरी करो विवेक, कार में पटाखे जलते हैं। विवेक की हालत खराब हो गई थी। वह 70 लाख की नई BMW 540 कार जलाना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वह अपनी शर्त से पीछे हटता तो सब उसे डरपोक कहते। अर्जुन ने नरमी से कहा, विवेक, हम सभी कॉलेज के दोस्त हैं। अगर तुम शर्त पूरी नहीं करना चाहते तो मैं इसे भूलने को तैयार हूं। विवेक राहत की सांस लेने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, ये क्या बात हुई अर्जुन, मर्द बनो, इसे ऐसे मत छोड़ो। अब विवेक खुद को रोक नहीं सका। गुस्से में उसने सतीश, अभय के हाथ से पटाखे लिए और सीधे कार में फेंक दिए। फिर उसने जलता हुआ लाइटर उठाया और पटाखों के बीच फेंक दिया। बूम बूम बूम, कार के अंदर से पटाखों के फटने की आवाज आने लगी। फिर आग की लपटें उठने लगीं। कुछ ही सेकंड में कार जलने लगी। अब विवेक घबरा गया। जल्दी जल्दी आग बुझाओ, वह चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक फायर ब्रिगेड आई, पूरी कार जलकर राख हो चुकी थी। अर्जुन की जीत और विवेक की बेइज्जती। विवेक वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने ये शर्त क्यों लगाई। सतीश, अभय ने अर्जुन को थम्स अप किया और मुस्कुराया। फिर वह विवेक के पास गया और बोला, विवेक, दुखी मत हो, पार्टी शुरू होने का समय हो गया है, चलो अंदर चलते हैं। विवेक बेमन से खड़ा हुआ, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, अर्जुन ने मेरी कार बर्बाद की, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आगे क्या होगा? क्या विवेक अर्जुन से बदला ले पाएगा या एक बार फिर उसे बेइज्जत होना पड़ेगा? पढ़िए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 39, विवेक की मंगेतर। हेलो दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि अर्जुन रेस हार जाता है, जिससे उसे अपनी कार में पटाखे जलाने पड़ते हैं। नतीजा यह होता है कि उसकी पूरी कार बर्बाद हो जाती है। अब अर्जुन बदले की आग में जल रहा था। इसके बाद सभी लोग रेस्तरां में जाते हैं। अब आगे रेस्तरां के अंदर पहुंचने पर सभी देखते हैं कि हॉल के बीचों बीच टेबल्स लगी हुई हैं और वहां रियूनियन पार्टी और ओपनिंग सेरेमनी का बैनर लगा हुआ है। वहां पहुंचने के बाद सभी विवेक को अपने लाए गिफ्ट्स देने लगते हैं। अभय भी विवेक के पास जाता है और उसे गिफ्ट देते हुए कहता है, बधाई हो विवेक,
ये मेरे और सिया की तरफ से छोटा सा गिफ्ट। सिया भी मुस्कुराते हुए कहती है, बधाई हो विवेक, मेरी तुम्हें शुभकामनाएं कि तुम जिंदगी में बहुत सफल हो। विवेक मुस्कुराकर कहता है, धन्यवाद अभय, धन्यवाद सिया। फिर विवेक अभय के कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, तुम और सिया का रिश्ता कहां तक पहुंचा? गुड न्यूज कब सुना रहे हो भाई? उनकी बात सुनकर सिया शर्मा जाती है। अभय मुस्कुराते हुए कहता है, बकवास बंद कर, जब कोई गुड न्यूज होगी तो सबसे पहले तुझे ही बताऊंगा। विवेक हंसते हुए कहता है, जब तेरा बेबी होगा मैं उसे ढेर सारे गिफ्ट दूंगा। तभी उनके पास एक भारी मेकअप किए साधारण सी दिखने वाली लड़की आती है। वह विवेक से पूछती है, डियर ये दोनों कौन हैं? विवेक उन्हें परिचय कराते हुए कहता है, नेहा ये मेरा कॉलेज का सबसे अच्छा दोस्त है अभय, और ये हैं हमारे कॉलेज की ब्यूटी क्वीन सिया। दोनों पति पत्नी हैं। दोनों का परिचय देने के बाद विवेक उस लड़की को भी परिचित कराता है। अभय और सिया, ये नेहा है मेरी मंगेतर। अभय और सिया उसकी बात सुनकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन नेहा की नाक सिकुड़ जाती है। वह कहती है, ये वही अभय है ना जो अपने ससुराल में जूठन खाता है। नेहा को लगता है कि उसे यह बात नहीं कहनी चाहिए थी, इसलिए उसने तुरंत अपनी बात बदलते हुए कहा, विवेक तुम दोनों के बारे में बहुत बातें करता है। सच में तुम दोनों बहुत टैलेंटेड हो और तुम्हारी जोड़ी बहुत सुंदर है। अभय ऐसा दिखाता है कि उसने नेहा की बात नहीं सुनी। वह अपनी लाई हुई पेंटिंग नेहा को देते हुए कहता है, यह हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। नेहा मुस्कुराते हुए कहती है, आप लोग आए यही बहुत था, गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? इतना कहने के बावजूद वह गिफ्ट ले लेती है। अभय कहता है, तुम दोनों बहुत व्यस्त होंगे, इसलिए तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम जाकर सीट पर बैठते हैं। विवेक माफी मांगते हुए कहता है, यार सॉरी, इतने सारे क्लासमेट्स आए हैं, मुझे सबसे मिलना होगा। कोई बात नहीं। इतना कहकर अभय और सिया अपनी सीट पर बैठने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नेहा तुरंत गिफ्ट खोलती है और उसमें से एक कागज निकालती है। ये क्या है? विवेक उससे कहता है, दिखाई नहीं दे रहा? ये एक पेंटिंग है। नेहा जब उस कागज को पूरा खोलकर देखती है तो नफरत से अपने होंठ भींच लेती है। इस फटे हुए और पीले कागज पर बनी इस बकवास ड्राइंग को तुम पेंटिंग कह रहे हो? ये जरूर संडे मार्केट से खरीदा होगा और इसकी कीमत 200 से 300 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। विवेक नेहा को समझाने की कोशिश करता है, डियर गिफ्ट की कीमत नहीं देखनी चाहिए, बल्कि गिफ्ट देने वाले की नीयत देखनी चाहिए। इस गिफ्ट में मेरे दोस्त का प्यार छिपा है। इस गिफ्ट की मेरे लिए कीमत बाकी गिफ्ट से कहीं ज्यादा है। नेहा गुस्से से कहती है, अपनी फिलॉसफी मेरे सामने मत झाड़ो। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है तो तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं। वो गिफ्ट क्या देंगे? नेहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पैसों का इतना घमंड है। नेहा उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। मैं घमंडी हूं? अगर मुझे घमंड होता तो क्या मैं तुम जैसे कंगाल के साथ होती? भूलो मत, इस रेस्तरां में मेरे पापा ने भी पैसा लगाया है। विवेक को थोड़ा अजीब महसूस होता है, लेकिन वह उसे जवाब नहीं देता। तभी अर्जुन भी उनके पास पहुंच जाता है। अब तक वह कार के जलने के सदमे से उबर चुका था। वह विवेक के पास पहुंचकर कहता है, विवेक, आज तुम्हारे रेस्तरां की ओपनिंग में देने के लिए मुझे कुछ गिफ्ट समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए। इतना कहकर अर्जुन पैसों से भरा लिफाफा उनकी तरफ बढ़ा देता है। नेहा जल्दी से वह लिफाफा ले लेती है। जब वह उस लिफाफे को दबाती है तो उसे महसूस होता है कि उसमें काफी सारे नोट्स हैं। थैंक यू सो मच, वह खुशी से कहती है। विवेक हाथ हिलाते हुए कहता है, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने अभय को भी गिफ्ट देते हुए देखा। उसने क्या गिफ्ट दिया है? नेहा नफरत से होंठ भींचते हुए कहती है, पता नहीं, किस 2 कौड़ी की दुकान से 200 रुपए की ड्राइंग खरीदकर गिफ्ट की है। मैंने ऐसा कंगाल आदमी नहीं देखा। अर्जुन अभय का मजाक उड़ाते हुए कहता है, एक कंगाल और दे ही क्या सकता है। तभी उसके मन में अभय से बदला लेने का ख्याल आता है। उसे लगता है कि यह अच्छा मौका है अभय को नीचा दिखाने का और उससे अपना बदला लेने का।
ये सोचकर वह नेहा से वह पेंटिंग देने के लिए कहता है। नेहा उसका इरादा भांप जाती है। उसे अभय पसंद नहीं था, न ही वह चाहती थी कि अभय और विवेक की दोस्ती बनी रहे, इसलिए उसने वह पेंटिंग अर्जुन को दे दी। विवेक को लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वह नेहा को पेंटिंग न देने के लिए कहता है, लेकिन नेहा नहीं मानती। विवेक उस पेंटिंग को लेकर टेबल पर जाता है जहां सारे क्लासमेट्स बैठे हुए थे। वह कहता है, दोस्तों, आज इस ओपनिंग सेरेमनी में हम सभी ने विवेक को कुछ न कुछ गिफ्ट दिया है, लेकिन एक गिफ्ट ऐसा है जो सबसे अनोखा और शानदार है। जानते हो किसका? सभी अर्जुन को देखकर पूछते हैं। अर्जुन, सस्पेंस मत रखो, जल्दी बताओ किसका गिफ्ट सबसे शानदार था? अर्जुन अभय की तरफ देखते हुए कहता है, जिसका गिफ्ट सबसे शानदार था वह है अभय। अध्याय 40। एक और शर्त अर्जुन के गिफ्ट को देखकर सभी हैरान थे। उनके दिमाग में चल रहा था कि इस फटे पुराने कागज में बनी ड्राइंग को पेंटिंग कहने का क्या मतलब है। यह तो बिल्कुल बेकार गिफ्ट है। आखिर ये हमारे दिए गिफ्ट से बेहतर कैसे हो सकता है? एक लड़का विवेक से कहता है, विवेक, क्या मजाक कर रहे हो? इस घटिया ड्राइंग को तुम खास गिफ्ट बता रहे हो? दूसरा लड़का कहता है, और नहीं तो क्या, लगता है अर्जुन ने इसे किसी कबाड़ की दुकान से कुछ 100 रुपये में खरीदा होगा। उनकी बात सुनकर सब हंसने लगे। फिर एक और लड़का अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए बोला, लगता है अर्जुन ने अपनी सारी बचत इतनी महंगी कार खरीदने में खत्म कर दी, इसलिए अब इसके पास अपने दोस्त को गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं बचे। विवेक के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे पता था कि आज वो अर्जुन को आसानी से नहीं छोड़ने वाला। अरे दोस्तों, अर्जुन का मजाक उड़ाना बंद करो। इसकी पेंटिंग वाकई खास है, क्योंकि इसे इसके अलावा और कोई नहीं खरीद सकता, विवेक ने कहा। फिर उसने अर्जुन से पूछा, वैसे अर्जुन, तुम्हें यह फटी पुरानी पेंटिंग कहां से मिली? अर्जुन उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें इस पेंटिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी तुम इसे कबाड़ की दुकान से खरीदी हुई बता रहे हो। विवेक हंसते हुए बोला, अर्जुन, मैं समझ सकता हूं कि तुम इस नकली एंटीक पेंटिंग को गिफ्ट में देकर खुद को अच्छा दिखाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हो पाया। वैसे ये कितने की होगी? 88 रुपये या 100 रुपये? अर्जुन हल्के से मुस्कुराया और बोला, इस पेंटिंग की कीमत तुम्हारे दिए सभी गिफ्ट से ज्यादा है। विवेक हंसते हुए बोला, मतलब तुम्हारी पेंटिंग बेशकीमती है? हम सभी ने लगभग 20,000 रुपये के गिफ्ट्स दिए हैं, तो क्या तुम्हारे गिफ्ट की कीमत 30,000 रुपये होगी? अर्जुन ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुमने इसकी कीमत कम आंकी है। सभी लोग हंसने लगे। सिया अर्जुन को गुस्से से घूरते हुए बोली, अर्जुन, ये पेंटिंग किस पेंटर की है? जरूर किसी मशहूर कलाकार की होगी, तभी इसकी कीमत हजारों में है। अर्जुन धीरे से बोला, यह पेंटिंग मुगल काल के एक चित्रकार मियां सुलेमान की है, जो बहुत ज्यादा मशहूर नहीं थे। सिया हंसते हुए बोली, क्या संयोग है, आज यहां मेरे पापा भी मौजूद हैं। उन्हें एंटीक चीजों की बहुत जानकारी है और वे मूल्यांकन का भी काम करते हैं। मैं उन्हें यहां बुलाती हूं ताकि वे इस पेंटिंग की असली कीमत बता सकें। विवेक तुरंत खड़ा होकर बोला, तो फिर यह तय हुआ कि सिया अपने पापा को बुलाएगी और अंकल इस पेंटिंग की कीमत तय करेंगे। अगर यह सच में हमारे गिफ्ट से ज्यादा महंगी हुई तो मैं इस पूरे रेस्तरां के सारे गंदे बर्तन साफ करूंगा और अपने हाथों से यहां सफाई करूंगा। यह सुनकर सभी क्लासमेट्स अर्जुन को तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। कुछ को अर्जुन पर सहानुभूति भी हो रही थी। सिया धीरे से अर्जुन से बोली, अर्जुन, जिद मत करो, इतने लोग तुम्हें देख रहे हैं, अगर पेंटिंग सस्ती निकली तो बहुत बेइज्जती होगी। लेकिन अर्जुन को किसी की परवाह नहीं थी। अगर तुम लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो एक्सपर्ट्स को ही फैसला करने दो। इसके बाद वह विवेक को देखकर बोला, विवेक, लगता है तुमने पिछली गलती से कोई सबक नहीं सीखा और फिर से मेरे साथ शर्त लगाना चाहते हो। ऐसा ना हो कि तुम्हें फिर से पछताना पड़े। विवेक को जब अपनी जल चुकी कार की याद आई तो उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने दांत भींच कर कहा, अर्जुन, खुद पर इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। थोड़ी देर पहले तुमने रेस में मुझे हराकर मुझे शर्मिंदा किया था, तब भी मैं शर्त हारने के लिए तैयार था। इस बार भी अगर हारूंगा तो पूरे रेस्तरां की सफाई करूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो क्या तुम में हिम्मत है ऐसा करने की? अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है,
अगर पेंटिंग की कीमत कम निकली तो मैं सारा काम करूंगा। भावना हैरान थी कि अर्जुन के अंदर इतना आत्मविश्वास कहां से आया। उसने कुछ समय पहले ही देखा था कि डॉन महेंद्र सिंह उसके सामने सिर झुकाकर उसकी हर बात मान रहा था। दूसरी तरफ विवेक को लग रहा था कि उसे अपने अपमान का बदला लेने का मौका मिल चुका है। वह बोला, ठीक है सिया, तुम अपने पापा को बुलाओ। सिया ने तुरंत फोन निकाला और अपने पापा धीरज वर्मा को कॉल किया। पापा, आप थोड़ी देर के लिए नीचे हॉल में आ जाइए। यहां एक पेंटिंग है जिसका मूल्यांकन करवाना है। कुछ ही देर में एक बुजुर्ग आदमी सीढ़ियों से नीचे आते दिखे। ये सिया के पापा थे, जो अपने दोस्तों के साथ ऊपर डिनर कर रहे थे। उन्हें एंटीक चीजों का बहुत शौक था। जब उन्हें पता चला कि पार्टी में एक पुरानी पेंटिंग है तो वे तुरंत नीचे आ गए। सिया ने उन्हें पेंटिंग दी और कहा, पापा, क्या आप इस पेंटिंग को पहचानते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि इसकी कीमत हजारों में हो सकती है। इतना कहकर उसने अर्जुन की तरफ नफरत से देखा। कुछ लड़के बोले, ये पेंटिंग तो देखने से ही 100 से 200 रुपए की लग रही है। कृपा शंकर जी ने कुछ देर तक उस पेंटिंग को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में चमक आ गई। सभी को लगा कि वे गुस्सा हो गए हैं कि उन्हें इतनी मामूली चीज दिखाने के लिए बुलाया गया। लेकिन फिर उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आई और उन्होंने सिया से पूछा, क्या यह पेंटिंग तुम्हारे किसी दोस्त ने दी है? सिया बोली, हाँ पापा, अर्जुन ने इसे दिया है। सिया मन ही मन अर्जुन को कोस रही थी। वह चाहती थी कि उसके पापा अब सबके सामने अर्जुन की पोल खोल दें। लेकिन कृपा शंकर जी ने जो कहा उससे सब हैरान रह गए। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, सिर्फ दोस्ती के लिए इतनी बेशकीमती पेंटिंग देना नहीं चाहेगा।